जंप राइट इनटू इट। 1998 में बना एनडीए 14 पॉलिटिकल पार्टीज का कोएलिशन था, जिन्होंने 1998 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी जी के अंडर गवर्नमेंट भी चलाई। फिर 2014 में इनके मेंबर्स की संख्या बढ़कर 30 हो गई, जो अब 2023 में 38 हो गई है। उनके पिछले 25 साल के दौरान 3 मेजर फेसेस रहे हैं, जिनके लीडरशिप के अंडर एनडीए ने इलेक्शंस लड़े। अटल बिहारी वाजपेयी जी, एलके अडवाणी जी और मोदी जी। और आज यही एनडीए कोएलिशन 28 में से 16 स्टेट्स की गवर्नमेंट चला रही है। इनका सबसे पहला एडवांटेज है इनके लीडर मोदी जी और गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी। सो चलिए थोड़ा विस्तार से इसे समझते हैं। प्रो नंबर 1, मॉर्निंग कंसल्ट के एक सर्वे के अनुसार पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी दुनिया के सभी बड़े लीडर्स से काफी ज्यादा है। इंडिया टुडे के जनवरी 2023 में किए एक सर्वे के अनुसार एनडीए गवर्नमेंट की भी पॉपुलैरिटी पिछले 6 महीनों में 56% से बढ़कर 67% हो गई है। इससे ये तो समझ आता है कि लोगों में शायद बीजेपी और एनडीए गवर्नमेंट अभी फिलहाल काफी पॉपुलर है। नंबर 2, एनडीए का दूसरा और उनका सबसे पावरफुल प्लस पॉइंट है बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग। बेसिकली इसे समझने के लिए अगर आप महाराष्ट्र का एग्जांपल लो, तो 2014 के स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन में बीजेपी को पहले से ही अपनी वीकनेस पता थी, जो थी कि मराठा वोटर्स उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। ये देखते हुए तब के बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह ने एक नया फॉर्मूला अपनाया। स्टेट के बैकवर्ड और फॉरवर्ड और जनरल कास्ट पर फोकस किया, यानी कि मराठा जो स्टेट पॉपुलेशन का 30% है, उन पर फोकस करने के बदले बीजेपी ने 200 दूसरे ओबीसीज पर फोकस किया, जिनका पर कास्ट पॉपुलेशन 5% से भी कम था। अब 5% आपको सुनने में तो बहुत ही कम लग रहा होगा, लेकिन जब ऐसे छोटे परसेंटेजेस 200 कास्ट में मल्टीप्लाई होंगे तो ये काफी बड़ा नंबर बन जाता है। इसके अलावा जनरल कास्ट को अपने फेवर में करने के लिए बीजेपी ने एक ब्राह्मण देवेंद्र फडणवीस जी को सीएम बना दिया। बीजेपी की स्ट्रैटेजी को देखकर महाराष्ट्र के फेमस पॉलिटिकल साइंटिस्ट सुहास पलशेकर का कहना है कि 2014 के स्टेट इलेक्शंस ये प्रूव करते हैं कि मराठा एलीट पार्टीज स्टेट पावर से बाहर हो चुकी है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सिर्फ एक स्टेट की कहानी नहीं है। फेमस पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रशांत झा ने अपनी बुक हाउ द बीजेपी विंस में ये रिवील किया है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र जैसी सोशल इंजीनियरिंग हरियाणा असेंबली इलेक्शन में भी की थी। यहां भी उन्हें यह अच्छी तरीके से पता था कि हरियाणा की डोमिनेटिंग कास्ट जट्स उनका साथ नहीं देंगे, और इसीलिए उन्होंने नॉन जट्स यानी कि अपर कास्ट और दूसरे ओबीसीज जैसे यादव, गुज्जर और सैनीज के साथ दलित्स पर भी फोकस किया और एक नॉन जट मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा का सीएम बना दिया। लेकिन बीजेपी जट्स को पूरी तरीके से इग्नोर भी नहीं कर सकती थी, और इसीलिए एक प्रोमिनेंट जट लीडर चौधरी बीरेंद्र सिंह को उन्होंने यूनियन कैबिनेट में जगह दे दी। इससे जितने भी कास्ट के लोग थे वो अपने कास्ट के लीडर्स को प्रोमिनेंट पोजीशन पर देखकर सैटिस्फाइड हो गए। नंबर 3, एनडीए का तीसरा प्रो है नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब अगर आप एनडीए के पूरे अलायंस को देखोगे ना, तो उनका कोई मेजर फेस नहीं है जो पीएम के पोस्ट के लिए एम्बिशियस है, और इसीलिए उनके अलायंस में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने के चांसेस काफी कम है। और उनका यही कॉपरेशन सिर्फ जनरल इलेक्शन में ही नहीं बल्कि कई सारे स्टेट्स में भी साफ दिखाई देता है, जो अपने एलाइज के साथ मिलकर चला रहे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र और नॉर्थ ईस्ट के कई सारे स्टेट्स। बट फ्रेंड्स, इन तमाम फील गुड फैक्टर्स के बाद भी एनडीए अलायंसेस में भी कुछ मेजर वीकनेसेस है। तो आइए जरा नजर डालते हैं ये क्या वीकनेसेस है। कॉन नंबर 1, डिपेंडेंसी ऑन मोदी। एनडीए अलायंस इंडिया कोएलिशन से कंपैरिजन में बड़ा तो है, लेकिन एनडीए में एक ही बड़ी पार्टी है, बीजेपी, जिसके फोरफ्रंट पर है पीएम मोदी जी, और इसीलिए ये जाहिर सी बात है कि पूरा एनडीए ही पीएम मोदी पर डिपेंडेंट है, और वो भी इतना ज्यादा कि स्टेट असेंबली इलेक्शन भी उन्हीं के नाम पर लड़ा जा रहा है, जिसका देखा जाए तो नुकसान भी होता है। जैसे कि वेस्ट बंगाल और कर्नाटका में इन दोनों ही स्टेट इलेक्शंस में पीएम पर डिपेंडेंसी के कारण और एक स्ट्रॉन्ग स्टेट फेस नहीं होने के कारण एनडीए और बीजेपी ये चुनाव हार गई। कॉन नंबर 2, वोट शेयर। देखो 2019 के जनरल इलेक्शन के बाद एनडीए के टोटल 353 एमपीज थे, जिनका वोट शेयर 45% था, लेकिन आज यही नंबर घटकर 332 हो गया है, जिनके वोट शेयर्स 42.9% है। ये आंकड़ा गिरने का सबसे बड़ा रीजन है दो मेजर पार्टीज का कोएलिशन छोड़ना, यानी कि स्प्लिट होना, यानी स्प्लिट होने के पहले की शिवसेना और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड। नंबर 3, अब तीसरा कौन है बीजेपी की गलतियां। बीजेपी ने ओवर द टाइम कुछ ऐसी गलतियां की है जो उन्हें अब जाके महंगी पड़ रही है, जैसे कि साउथ में हुआ उनके द्वारा मेजर ब्लंडर। 1999 में लोकसभा इलेक्शंस के दौरान डीएमके और बीजेपी का कोएलिशन था, लेकिन 2001 के तमिलनाडु स्टेट इलेक्शन में जयललिता
कि एआईएडीएमके ने स्टेट में डीएमके को हराकर सरकार बना ली। ये देखकर बीजेपी ने अपने एलाय डीएमके को इग्नोर करते हुए एआईएडीएमके के साथ बिहाइंड द कर्टन्स दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी। इससे ऑफ कोर्स डीएमके के पास ये कोएलिशन छोड़ने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था और 2004 के जनरल इलेक्शंस में डीएमके ने कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया और 39 में से 35 लोकसभा के सीट्स जीत लिए, जहां एआईएडीएमके और बीजेपी अलायंस को तो 0 सीट्स मिले थे, जिसका नुकसान ऐसा हुआ कि इस इंसिडेंट को आज भले ही 10 साल हो गए हैं लेकिन बीजेपी अभी तक साउथ में अपने पैर नहीं जमा पाई और इसीलिए यह था साउथ में बीजेपी का सबसे बड़ा ब्लंडर। वहीं पर बीजेपी की दूसरी गलती रही उनका सालों से चलते आ रहा डिस्कार्ड मॉडल। बेसिकली ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस हुए हैं जहां पर बीजेपी ने अपने एलाय का साथ लेने के बाद उन्हें यूज करके बेसिकली भूल गए, जैसे कि अकाली दल जो एनडीए के सबसे ओल्डेस्ट मेंबर्स में से एक है। अब अकाली दल का मेजर होल्ड पंजाब में है, लेकिन फिर भी फार्म बिल्स को इंट्रोड्यूस करने के पहले बीजेपी ने अकाली दल के मेंबर्स से कंसल्ट नहीं किया, जिसका नुकसान सबसे ज्यादा अकाली दल को ही हुआ, क्योंकि 2017 में जहां उनके 15 एमएलएस थे, वहीं पर फार्म बिल्स के बाद उनके 2022 असेंबली इलेक्शन में सिर्फ 3 एमएलएज ही बचे। कुछ उसी तरह उद्धव ठाकरे ने भी शिवसेना और बीजेपी के 25 साल पुराने अलायंस को तोड़ने का आरोप बीजेपी पर लगाया। साथ रिलेशन। ओम प्रकाश 2017 असेंबली इलेक्शन में बीजेपी के एलाय थे, मगर 2022 यूपी असेंबली इलेक्शन के पहले उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गए। अब अपने एक्शन के पीछे का रीजन देते हुए राजभर जी ने कहा कि जब तक वो बीजेपी को यूपी से बाहर नहीं निकालेंगे तब तक वो चैन की सांस नहीं लेंगे। लेकिन अब उन्हीं ओम प्रकाश राजभर ने 16 जुलाई को एनडीए में फिर से शामिल होने का फैसला ले लिया। अब ये तीनों बीजेपी पार्टी में सिग्निफिकेंट पोस्ट होल्ड करते हैं और कुछ इसी तरह अजीत पवार का भी केस है। ईडी ने उन पर 1000 करोड़ के एसेट्स का एलिगेशन लगाया था एंड इनफैक्ट कई बार बीजेपी के कई स्पीकर्स ने भी अजीत पवार को करप्ट कहा है, मगर महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना गवर्नमेंट में उन्हें ही डेप्यूटी सीएम की पोस्ट दे दी गई है। और इससे फ्रेंड्स 543 सीट्स में से 190 सीट्स ऐसे हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस की सीधे फाइट होगी, जैसे कि इंडिया के ये सारे स्टेट्स। यानी कि इन सीट्स के लिए ये दोनों भी पार्टीज अपने एलाइज पर निर्भर नहीं रह सकते और 185 सीट्स ऐसे होंगे जहां पर बीजेपी की टक्कर इंडिया एलाइज और रीजनल पार्टीज के साथ होगी, जैसे कि यूपी में एसपी वर्सेस बीजेपी, वेस्ट बंगाल में टीएमसी वर्सेस बीजेपी, बिहार के कुछ जगहों पर जेडीयू प्लस आरजेडी वर्सेस बीजेपी और महाराष्ट्र में एनसीपी प्लस यूबीटी वर्सेस बीजेपी। और वहीं पर 71 सीट्स ऐसे होंगे जहां पर कांग्रेस की लड़ाई एनडीए अलायंस के रीजनल पार्टीज के साथ होगी, जैसे पंजाब में कांग्रेस वर्सेस एसएडी, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में कांग्रेस वर्सेस एआईएडीएमके और बिहार में कांग्रेस वर्सेस एलजेपी। और आखिर में 97 सीट्स ऐसे होंगे जिसमें दोनों भी साइड्स के रीजनल पार्टीज आपस में लड़ेंगे, जैसे बिहार में आरजेडी प्लस जेडीयू वर्सेस एलजेआर, महाराष्ट्र में यूबीटी वर्सेस एनसीपी और तमिलनाडु 2 हो जाएंगे। तो अगर वहीं पर उनके वोटर बेस से 5% वोट्स कम हो जाते हैं तो सिर्फ बीजेपी के ही टोटल सीट्स घटकर 223 हो जाएंगे, जिसका भी ओवरऑल नुकसान एनडीए को ही होगा और इसका बेनिफिट इंडिया अलायंस को मिला। जनता पार्टी अलायंस बनाया था और अगले इलेक्शन में कोएलिशन गवर्नमेंट तक फॉर्म कर। पहला कि अगर कोएलिशन गवर्नमेंट अपने एजेंडा यानी कि मोदी जी को अपने पद से हटाने में कामयाब भी होती है तो भी चांसेस काफी हाई है कि उसके आगे जो गवर्नमेंट बनेगी इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट के साथ की ऑपोजिशन पार्टी जो उस समय जनता पार्टी थी वो हैंडल नहीं कर पाई और टूट गई और इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट दोबारा से और भी ज्यादा वोट से आ गई। तो उसी तरह भारतीय जनता पार्टी का और न्यूली फॉर्म्ड इंडिया अलायंस का पड़ रहा है राइजिंग डेट का, which has crossed a whooping 155 lakh crores। दूसरी तरफ ये डेट भी आसमान छू रहे। तो इस पूरे सिचुएशन की आखिर क्या सच्चाई है?